अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में आपको एनजो फरारी के बारे में बताने वाला हूँ। इस टॉपिक के ऊपर ये मेरी लास्ट वीडियो है और मैं पहले भी इस टॉपिक के ऊपर 3 वीडियोस बना चुका हूँ। तो अगर आपको इस टॉपिक को सही तरह से समझना है तो आप पहले उन तीनों वीडियोस को जाके देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको एनजो फरारी की लाइफ सही तरह से समझ में आए। 1961 वो साल था जब फरारी अपना करियर तकरीबन ख़त्म करने वाले थे। ये सब तब शुरू हुआ जब फरारी की वाइफ लॉरा फरारी उनके हस्बैंड के कंपनी के अफेयर्स में काफ़ी दखल अंदाजी कर रही थी। कंपनी के अफेयर्स में इतनी इन्वॉल्वमेंट कंपनी के सेल्स मैनेजर को पसंद नहीं आई, जिनका नाम था गिरोलामो गार्डिनी। गार्डिनी ने कहा कि अगर लॉरा को कंपनी अफेयर्स से नहीं हटाया गया तो वो कंपनी छोड़ देंगे, और इस सब का रिजल्ट ये निकला कि गार्डिनी को कंपनी से फायर कर दिया गया। मगर सिर्फ गार्डिनी ही नहीं थे जो लॉरा को कंपनी से हटाना चाहते थे, बल्कि कंपनी के 8 और की एम्प्लॉयज़ भी थे जो गार्डिनी के साथ खड़े थे। तो जब गार्डिनी को कंपनी से निकाला गया तो फरारी के 8 और की एम्प्लॉयज़ भी कंपनी को छोड़ के चले गए, और इसी की वजह से फरारी की जो एक बहुत बेहतरीन टीम बनी हुई थी डिज़ाइनर्स और इंजीनियर्स की, वो काफ़ी हद तक डैमेज हो गई। और उस सब की वजह से फरारी का उस वक्त एक रेसिंग कार का प्रोजेक्ट चल रहा था जो रुक गया। कुछ एम्प्लॉयज़ जो फरारी की कंपनी को छोड़ के गए थे, उन्होंने एक राइवल कंपनी बनाई ATS के नाम से, जो अभी भी सुपर कार्स बनाती है। रेसिंग के हिसाब से फरारी का करियर अच्छा चल रहा था, क्योंकि 1961 में उन्होंने दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ ड्राइवर्स जीते इंटरनेशनल कप में F1 मैन्युफैक्चरर्स टाइटल के लिए। लेकिन फरारी की जीतें उनकी नाकामियों को नहीं छुपा रही थी। 1957 में यूजीनियो कैस्टेलाटी और अल्फोंसो डे पोर्टेगो, ये दोनों फरारी के रेसर्स थे जिनका 2 डिफरेंट रेसेस में एक्सीडेंट हुआ, और दोनों एक्सीडेंट्स में ऑडियंस भी इंजर्ड हुई। 1958 में लुई मूसो और पीटर कॉलिंस, इन दोनों रेसर्स के भी एक्सीडेंट्स हुए, और अनफॉर्चुनेटली दोनों रेसर्स की डेथ हो गई एक्सीडेंट्स की वजह से 2 हफ्तों के फासले से। इन सब एक्सीडेंट्स में से सबसे बुरा एक्सीडेंट सितंबर 10, 1961 को हुआ, जिसमें वुल्फगैंग वॉन ट्रिप्स ड्राइव कर रहे थे मोन्जा ट्रैक पर, और इस एक्सीडेंट में ड्राइवर के अलावा 14 और लोगों की डेथ हुई जो ऑडियंस में से थे। इस सब के बाद फरारी को न्यूज़ में क्रोनस से कंपेयर किया जा रहा था, जो ग्रीक मैथोलॉजी का एक टाइटन था जो अपने बच्चों को खा जाता था। 1963 में फरारी के उनके क्लाइंट से बहस हुई, जो लोकल प्रोड्यूसर थे ट्रैक्टर्स के, और जिन्होंने हाल ही में एक फरारी 250 GT ली थी, और वो उनके क्लच में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड पे चलाते थे और उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी तरह से चेक करते थे, और इसी की वजह से उन्हें अक्सर मैरानेलो जाना पड़ता था अपनी गाड़ी को रिपेयर कराने के लिए या क्लच चेंज कराने के लिए। और एक बार उनकी उधर फरारी से खुद मुलाकात हो गई, जिस पर उन्होंने फरारी को एडवाइस दी कि वो किस तरह से अपनी क्लच को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिस पर फरारी ने जवाब दिया कि तुम गाड़ियों के बारे में क्या जानते हो, वापस अपने ट्रैक्टर्स पर चले जाओ। और इस बात को फरारी के उस क्लाइंट ने एज अ चैलेंज ले लिया, और वो अपनी वर्कशॉप में गए और उन्होंने एक टीम बनाई लीडिंग इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स की। उनकी इस टीम में से कुछ लोग फरारी के एम्प्लॉयज़ रह चुके थे। उन्हें सबके दौरान ये भी अंदाज़ा हुआ कि फरारी बेसिक क्लच कंपोनेंट्स ही सेल करते हैं, बस वो 10 गुना ज़्यादा चार्ज करते हैं। और उन्हें ये भी रियलाइज़ हुआ कि रेसिंग कार्स के बिजनेस में ट्रैक्टर से कहीं ज़्यादा प्रॉफिट है। वो सिर्फ एक कार बेचकर इतना प्रॉफिट कमा लेते थे जो उन्हें 10 ट्रैक्टर्स बेचकर भी नहीं मिलता था। नवंबर 1963 में उनका पहला मॉडल लॉन्च हुआ ट्यूरिन के एक कार इवेंट में, जो था 350 GT, और वो लोकल ट्रैक्टर प्रोड्यूसर जिससे फरारी की बहस हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि फेरुशियो लैम्बोर्गिनी थे। और इसी तरह से फरारी ने एक नए और मजबूत कॉम्पिटिटर को बनाया। बहुत में से एक स्पोर्टिंग इवेंट जिसमें फरारी डोमिनेट कर रहे थे वो था 24 आवर्स ऑफ ले मांस। ये रेस स्पीड से कहीं ज़्यादा थी, ये कार रिलायबिलिटी और एंड्योरेंस टेस्ट था। 1962 में ले मांस जीतने के बाद वर्ल्ड रोड प्रेस ने उस इवेंट को सेलिब्रेट किया, जिसकी वजह से फरारी को फ्री की एडवर्टाइजमेंट मिली। और इस बात पे हेनरी फोर्ड II कुछ खास खुश नहीं थे। हेनरी अमेरिका के कार जायंट्स में से थे जिन पर मोटर स्पोर्टिंग बैंड लगाया गया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो बिलियंस खर्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट पर अपनी कार्स के लिए, और वो मैकेनिक यानी फरारी फ्री के एडवर्टाइजमेंट्स ले जाता है न्यूज़पेपर्स में एड्स के ज़रिए। जिस पर फरारी ने जवाब दिया कि अगर मिस्टर फोर्ड को फ्री में न्यूज़पेपर पर आना है तो उन्हें सिर्फ इतना करना है कि वो एक फरारी खरीद लें। और यही शुरुआत थी एक एपिक राइवलरी की। फोर्ड को ये चांस मिला था कि वो अपनी कार सेल्स को बढ़ाएं, और क्योंकि अमेरिका की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर बैंड लगाया हुआ था तो उन्होंने सोचा कि वो कोई दूसरा तरीका निकालें। उन्होंने फरारी की रेसिंग टीम को खरीदने की ऑफ़र की। फरारी की कंपनी कुछ टाइम से सफ़र कर रही थी क्योंकि उन्हें अपनी रेसिंग टीम को मेंटेन करना बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, और उनके नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ते जा रहे थे। तो फरारी ने फोर्ड की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, लेकिन एक कंडीशन रखी कि वह अपनी रेसिंग टीम यानी स्कूडेरिया फरारी को रेसिंग में खुद गाइड करेंगे, और हेनरी फोर्ड के एग्जीक्यूटिव्स इसमें कुछ दखल नहीं देंगे। लेकिन जब फरारी को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि फोर्ड इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उन्होंने पूरे प्रपोजल को ही ख़त्म कर दिया। फोर्ड को फरारी की ये बात बहुत बुरी लगी, और फोर्ड फरारी से इस बात के लिए बदला लेना चाहते थे, और वो फरारी को रेसिंग ट्रैक पर हराना चाहते थे। फिर फोर्ड ने मोटर स्पोर्ट बैंड को साइड पर रखा
और फरारी से 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्च कर सिर्फ एक रेसिंग टीम तैयार की, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े रेसर्स को हायर किया, जैसे कि कैरल शेल्बी, ब्रूस मैक्लेरेन, क्रिस एमन और केन माइल्स। और अगले साल उनके इंजीनियर्स ने सिर्फ फरारी को हराने के लिए कार डिज़ाइन की, जिसका नाम था लेमॉन GT40। 1964 में पहली बार फोर्ड की कार लेमॉन रेसिंग ट्रैक पर उतरी और उस रेस में फोर्ड हार गए, और अगले साल भी फरारी के साथ मुकाबले में फोर्ड हार गए और फरारी जीत गए। फोर्ड को हर हालत में फरारी से जीतना था, जिसके लिए उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में से एक बहुत बड़ी रकम अपने रेसिंग डायरेक्टर को दी, जिनका नाम था कैरल शेल्बी। शेल्बी ने 13 लेमॉन GT40 रेसिंग ट्रैक पर उतारी फरारी के अगेंस्ट, जिसमें से 4 तो विड्रॉ हो गई, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी कामयाब हो गई और फोर्ड की 3 कार्स ने एक के बाद एक फिनिश लाइन को क्रॉस किया, और वो उनकी पहली जीत थी रेसिंग ट्रैक पर फरारी से। अगले साल फरारी ने अपनी हार का बदला लेने की कोशिश की डेटोना रेस को जीत के, लेकिन क्योंकि फोर्ड ने उन्हें 24 आवर लेमॉन में हराया था, तो फरारी को भी अपना बदला उसी में लेना था। 1967 में दोनों कार जायंट्स की फिर से रेसिंग ट्रैक पर मुलाकात हुई, लेकिन उस साल भी फरारी नहीं जीत सके और अगले साल भी नहीं जीत सके। और यही वो रेस है जिसमें फोर्ड ने फरारी को एक बार हराया और फिर कभी भी नहीं जीतने दिया। इस सब की वजह से फरारी बिल्कुल मायूस नहीं हुए, क्योंकि उनकी टीम दूसरी रेसेस जीत रही थी, जैसे कि F1 ग्रैंड प्रिक्स। लेकिन उन्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे उनकी कंपनी लाइमलाइट में बनी रहे। फिएट कंपनी ने फरारी को एक ऐसी ऑफर दी जो फरारी रिफ्यूज़ नहीं कर सके। उन्होंने फरारी को 2 बिलियन लिरास देने का वादा किया उनकी कंपनी के 50% शेयर्स और उनके इंजन्स के डिज़ाइंस के बदले में। और फिएट कंपनी उनके प्लांट्स को भी यूज़ करेगी ताकि वो अपनी कार्स की मैसिव प्रोडक्शन कर सके और उस पर अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके। लेकिन इस सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि फरारी के लिए उनकी रेसिंग टीम को मैनेज करना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और रेसिंग ही उनका पैशन था। फरारी ने अपनी खुशी से अपनी कंपनी के 90% शेयर्स दे दिए ताकि वो स्कूडेरिया फरारी पर फोकस कर सकें। इस सेक्शन से उनकी कंपनी पर उनका कमांड जा रहा था, लेकिन इस बात की उन्हें कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने रेसिंग करियर में तरक्की करते जा रहे थे। वो एक के बाद एक F1 ग्रैंड प्रिक्स जीतते जा रहे थे। ये सिर्फ एक एस्टिमेट लगाया गया है कि फरारी ने अपने पूरे रेसिंग करियर में 5000 रेसेस जीती हैं। अब फरारी अपनी ज़िंदगी के 8 डेकेड में पहुंच गए थे, और डॉक्टर्स उन्हें सलाह दे रहे थे कि वो अपनी एक्टिविटीज़ को कम कर दें। 1970 में फरारी को गोल्ड मेडल फॉर कल्चर एंड द आर्ट्स मिला रिपब्लिक ऑफ प्रेसिडेंट से, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए इटालियन स्पोर्ट्स और इकोनॉमी में। फरवरी 27, 1978 को उनकी वाइफ लॉरा की डेथ हो गई नेचुरल कॉज की वजह से। यही वो वक्त था जब फरारी ने अपने बेटे पियरो को अपनी सारी जिम्मेदारी दे दी। उन्हें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उनकी जगह मिली, और फरारी ने कंपनी की सारी भागदौड़ उनके हवाले कर दी। 1987 में फरारी की सुपरविजन में बनी हुई आखिरी कार लॉन्च हुई, जिसका नाम था दी आइकॉनिक F40। और फरारी 89 के हो चुके थे और किडनी डिजीज से काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे थे, लेकिन इसी वक्त उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मोडेना से अपनी फिजिक्स की डिग्री हासिल की। अगस्त 14, 1988 को फरारी की डेथ हो गई। उनकी विश पर उनका फ्यूनरल एक स्मॉल गैदरिंग था, सिर्फ उनकी फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स ही इन्वाइटेड थे। और इसी तरह फरारी दुनिया से रुखसत हो गए, एक बहुत बड़ी लेगेसी पीछे छोड़ते हुए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से बड़े काम किए हैं, और उसमें से एक रेसिंग और कार इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करना था। फरारी की सक्सेस को बहुत सी फिल्म्स और बुक्स के जरिए ऑनर किया गया है। मार्च 2017 में इटालियन पुलिस ने एक बहुत बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग गैंग को पकड़ा, जो एक मैसिव मिशन पे थे। उनमें से 34 मेंबर्स ने कन्फेस किया कि वो फरारी की बॉडी को मोडेना सेमेट्री से किडनैप करने वाले थे। किडनैपिंग का सारा प्लान रेडी था कि बॉडी को किस तरह से छुपाया जाएगा और किस तरह से सेमेट्री से निकला जाएगा, और उनके प्लान में मिलियंस ऑफ यूरोस का रैंसम भी शामिल था, जो फरारी के बेटे पियरो से मांगने वाले थे। मगर लकीली उन्हें सही टाइम पर रोक लिया गया। तो अगर आपको मेरी फरारी के ऊपर बनाई हुई ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।